कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में चूहे नियंत्रण कार्यक्रम के प्रमुख फिल मेरिल कहते हैं, अगर चूहे न होते तो मुझे नौकरी नहीं मिलती। मुझे चूहे पसंद नहीं हैं, लेकिन मैं उनसे नफरत भी नहीं करता। मैं उनका सम्मान करता हूँ। वे अनुकूलनीय छोटे जीव हैं और वे चुनौतीपूर्ण हैं। कई मायनों में भूरे चूहे, जिन्हें नॉर्वे चूहे भी कहा जाता है, उल्लेखनीय हैं। वे बहुत ही शानदार प्रजनन करने वाले होते हैं, जिनकी गर्भधारण अवधि कम होती है और वे बहुत बड़े बच्चे पैदा करते हैं। वे लगभग कुछ भी खा लेते हैं, घरेलू कचरा, सड़ा हुआ मांस, अनाज, और हर जगह रहते हैं जहां लोग रहते हैं। वे धातु को चबा सकते हैं, लंबी दूरी तक तैर सकते हैं, 50 फीट की ऊंचाई से गिरने पर भी बच सकते हैं, आपके शौचालय से बाहर निकल सकते हैं और ये पता चला है कि सहानुभूति महसूस करते हैं। मूल रूप से उत्तरी चीन के मूल निवासी, ये चूहे अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में फैल गए हैं। जैसे जैसे कई अन्य प्रजातियां कम होती जा रही हैं, चूहे फलते फूलते दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारे शहरों में। उन्हें दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक माना जाता है, जो देशी वन्यजीव आबादी को नुकसान पहुंचाते हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, खाद्य पदार्थों को दूषित करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। इनसे हर साल 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आती है, जो सभी आक्रामक प्रजातियों के लिए 120 बिलियन डॉलर के वार्षिक अनुमान का छठा हिस्सा है। 2017 में न्यूयॉर्क के मेयर ने चूहों से निपटने के लिए $32 मिलियन देने का वादा किया था। मुंबई में ज्यादातर वाहनों में आग लगने की वजह चूहे ही होते हैं, और जबकि शहरी मिथक कि आप कभी भी चूहे से 6 फीट से ज्यादा दूर नहीं होते, शायद सही ना हो, लेकिन आप शायद अभी चूहे से बहुत दूर नहीं हैं। सिवाय इसके कि आप अल्बर्टा में हो। कैलगरी और एडमॉन्टन शहरों का घर और लगभग 4.3 मिलियन की आबादी वाला अल्बर्टा तेल, राष्ट्रीय उद्यानों और आइस हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि का एक कम ज्ञात दावा भी है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहां शहरी और ग्रामीण आबादी काफ़ी है और जहां चूहों के प्रजनन की समस्या नहीं है। तो टेक्सास के आकार के एक क्षेत्र ने दुनिया में कहीं भी अद्वितीय उपलब्धि कैसे हासिल की? क्या ये भाग्य था या रणनीतिक प्रतिभा का परिणाम? और चूहों को बाहर रखने से अल्बर्टा को क्या लाभ हुआ? मेरिल कहते हैं, हमारे पास वास्तव में भौगोलिक लाभ है। हमने चूहों के आने से पहले ही काम शुरू कर दिया था। चूहे लगभग 1950 में हमारी पूर्वी सीमा पर आए थे और हमने कहा कि हमें चूहे नहीं चाहिए, इसलिए हमने सीमा के साथ साथ उन सभी खेतों की जांच की जहां वे थे और उन्हें जहर देकर मार दिया, और हम अब और चूहों को अंदर आने की अनुमति नहीं देते हैं। भूगोल ने निश्चित रूप से एक भूमिका निभाई। एक बड़े क्षेत्र के लिए कुछ संभावित प्रवेश क्षेत्र हैं। चूहे उत्तर की ठंड या पश्चिम में रॉकी पर्वतों में जीवित नहीं रह सकते। मोंटाना के साथ दक्षिणी सीमा पहाड़ी है और चूहों के फैलने के लिए बहुत कम आबादी है। इससे पूर्वी सीमा की रक्षा की बात रह जाती है। चूहे 18वीं सदी के अंत में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचे और धीरे धीरे पश्चिम की ओर फैलते हुए 1920 के दशक में पड़ोसी सस्केचेवान तक पहुंच गए। मेरिल कहते हैं, हम सस्केचेवान से ज्यादा समझदार नहीं हैं। चूहे हमसे लगभग 30 साल पहले ही वहां पहुंच गए थे। उस समय प्रांतीय सरकारें बहुत विकसित नहीं थीं। सस्केचेवान उनके लिए तैयार नहीं था। जब तक वे हमारी सीमा पर पहुंचे, तब तक हमारे पास स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग था, और हमारे पास एक सिस्टम तैयार था जिससे हम वास्तव में कुछ कर सकते थे। और उन्होंने ऐसा किया। 1950 में चूहों को कीट घोषित कर दिया गया, जिससे चूहों पर नियंत्रण अनिवार्य हो गया। अल्बर्टा में घुस आए चूहों को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल किया गया और पूर्वी सीमा पर 300 किलोमीटर लंबी और 20 से 50 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में उन इमारतों का इलाज किया गया जो उन्हें आश्रय दे सकती थी। एक चूहा नियंत्रण क्षेत्र स्थापित किया गया। यह आज भी मौजूद है और कीट नियंत्रण अधिकारियों को इसकी निगरानी के लिए नियुक्त किया गया। इसके समानांतर एक सार्वजनिक शिक्षा अभियान शुरू हुआ। ज्यादातर अल्बर्टावासियों ने नॉर्वे के चूहे कभी नहीं देखे थे, इसलिए सरकार ने स्थानीय चूहों से अलग पहचान बनाने में मदद करने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसमें हजारों पोस्टर भेजे गए। अल्बर्टा विश्वविद्यालय में कला, इतिहास, डिजाइन और दृश्य संस्कृति की प्रोफेसर लियान मैकेटिविश, जिन्होंने पोस्टरों में चल रहे विषयों की जांच की, कहती हैं, वे दृश्य रूप से बहुत प्रभावी हैं। उन्होंने वास्तव में पूंछ पर ध्यान केंद्रित किया। वे चाहते थे कि लोग नॉर्वे के चूहे पर ध्यान केंद्रित करें, अन्य प्रकार के चूहों पर नहीं। मैकेटिविश कहते हैं कि पोस्टरों में भावनात्मक नारे लिखे थे, जैसे चूहों को देखते ही मार डालो, और वे स्वास्थ्य, घर, उद्योग के लिए खतरा हैं, जिसमें चूहों को हमलावर के रूप में दिखाया गया था और युद्ध के समय की बयानबाजी पर जोर दिया गया था। एक और थीम थी अच्छे किसान की, जो अपने घर को साफ सुथरा रखता था, बनाम बुरे किसान की, जो लापरवाह था और अपने पड़ोसियों को खतरे में डालता था। उस समय बहुत सारे अभियान चलाए गए थे, कोयोट, टिड्डे, लेकिन चूहे वाला अभियान वास्तव में लोगों के पीछे खड़ा हो सकता था और सरकार ने इसके पीछे पैसे लगाए और इसे बनाए रखा। वह कहती हैं, ये भावनात्मक भी था। वे एक आक्रमणकारी हैं, वे खतरनाक हैं,
वे चूहों के साथ लोगों की भावनाओं और तर्कहीन भय को उस तरह से व्यक्त कर सकते थे जिस तरह से वे अन्य चीज़ों के साथ नहीं कर सकते थे। 1950 के दशक में हर साल चूहा नियंत्रण क्षेत्र में नॉर्वे के चूहों के 500 से ज़्यादा मामले सामने आते थे, लेकिन एक दशक बाद यह संख्या काफ़ी कम हो गई। मेरिल कहते हैं कि 1970 के दशक तक हर साल लगभग 50 मामले सामने आए, फिर 1990 के दशक में 10 से 20 मामले सामने आए। 2003 में पहली बार यह संख्या शून्य थी। आज इस क्षेत्र का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और संक्रमण से कुशलतापूर्वक निपटा जाता है। सीमा के सबसे नज़दीकी खेतों की साल में 2 बार और आसपास की जगहों की 1 बार जांच की जाती है। मेरिल कहते हैं कि यह बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन खेती के आधुनिकीकरण, उदाहरण के लिए ज़्यादा स्टील के भंडार, का मतलब है कि चूहों को भोजन कम मिलता है। मेरिल कहते हैं, हम चारागाह, साइलेज पिट, लकड़ी के गोदामों की जांच करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के घर के पास से गुजरते हैं और उसके पास स्टील के गोदाम हैं, तो हम रुककर नमस्ते कह सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। प्रतिदिन 25 से 30 साइट की जांच कर सकते हैं। किसानों को एंटीकोगुलेंट वॉफेरिन का उपयोग करके निवारक चारा स्टेशन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मेरिल का कहना है कि इससे ज़्यादा प्रभावी जहर भी हैं, लेकिन वॉफेरिन का अन्य वन्यजीवों पर कम प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह चूहे के सिस्टम में कम समय तक रहता है। इसका जैविक आधा जीवन कम होता है। इससे ये संभावना कम हो जाती है कि चूहे खाने वाले बाज जैसे शिकारी इतना जहर खा लेंगे कि वे प्रभावित हो जाएं। जब संक्रमण होता है तो ज़्यादातर लोग मदद का स्वागत करते हैं। कुछ लोग थोड़े अनिच्छुक होते हैं, उनके पास चूहे हैं और वे नहीं चाहते कि लोगों को पता चले, लेकिन ज़्यादातर लोग बस उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। वे कहते हैं, हम हर हफ्ते वापस जाते हैं जब तक कि हम इसे साफ नहीं कर देते। इसके अलावा एक समर्पित फ़ोन हॉटलाइन के माध्यम से आने वाली घटनाओं की जांच का काम भी है। अधिकांश मामले गलत पहचान के होते हैं, अक्सर स्थानीय कस्तूरी चूहे, लेकिन चूहे भी आते हैं। जिस सुबह मैं मेरिल से मिला, उस दिन एक आदमी ने नियंत्रण क्षेत्र के पश्चिम में इनिसफेल के पास एक चूहे को फंसाया था। यह एक गराज में था जिसे वह अपने एक पड़ोसी के साथ साझा करता था जो अभी अभी ब्रिटिश कोलंबिया से लौटा था। चूहा उसकी गाड़ी में सवार हो गया था। मेरिल कहते हैं, यह एक आम बात है। हमें हर महीने लगभग 2 चूहे मिलते हैं जो एक पक्के चूहे हैं। उनकी सलाह है, साथी की जांच के लिए एक और जाल लगाएं। जब चूहे अकेले आते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि यह हमेशा इतना आसान नहीं होता। कभी कभी मेरिल को जासूस बनना पड़ता है, जैसे अगस्त 2012 में मेडिसिन हेड शहर में कूड़े के ढेर पर हमारे आसपास के खेतों में 21 और शहर में 18 चूहे थे। हमें पता था कि इसका मतलब है कि यह एक संक्रमण है, लेकिन हम इसे नहीं ढूंढ पाए। हम 6 बार कूड़े के ढेर पर गए। कूड़े के ढेर में चूहों को ढूंढना वाकई मुश्किल होता है क्योंकि हर जगह कचरा उड़ता रहता है। आखिरकार एक पीसीओ ने रात में उन्हें ढूंढ निकाला। इस संक्रमण ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी और यहां तक कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने अल्बर्टा की चूहे मुक्त स्थिति पर सवाल उठाए। अक्टूबर तक इसे नियंत्रित कर लिया गया और घोंसले को नष्ट कर दिया गया। मेरिल का मानना है कि शवों की संख्या कम से कम 300 थी। स्रोत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चूहे खेत की मशीनों में छोड़े गए घास में आ गए थे जिन्हें रिसाइक्लिंग के लिए अल्बर्टा लाया गया था। 67 वर्षीय मेरिल 1970 से ही कीट नियंत्रण में हैं। वे अपने काम को आसान बनाने वाले बदलावों की ओर तुरंत ध्यान दिलाते हैं, जैसे कि सस्केचेवान में आधुनिक कृषि भवन और नियंत्रण कार्य, जहां संक्रमण दर में गिरावट आ रही है। अल्बर्टा में प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र से भी सहायता मिलती है, जो आवश्यकता पड़ने पर चूहे नियंत्रण में मदद करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करता है। चूहे नियंत्रण कार्यक्रम की लागत सालाना $372,000 से भी कम है, जिसमें मेरिल, 6 चूहे नियंत्रण क्षेत्र अधिकारियों और चारे का वेतन शामिल है। यह एक समझदारी भरा निवेश लगता है। 2004 में अल्बर्टा रिसर्च काउंसिल (आर्क) ने अनुमान लगाया था कि चूहे पालने की वार्षिक लागत $31.6 मिलियन होगी। इसके आंकड़े आंशिक रूप से एक अमेरिकी अध्ययन पर आधारित थे, जिसमें माना गया था कि प्रत्येक वयस्क चूहा प्रति वर्ष $15 मूल्य का अनाज या अन्य सामग्री खाता या नष्ट करता है। इसमें चूहों द्वारा तारों को कुतरने से होने वाली आग, प्रदूषित खाद्य पदार्थ और बीमारी से जुड़े नुकसान शामिल थे। एआरसी ने अनुमान लगाया कि यदि प्रत्येक खेत में 20 चूहे और प्रत्येक घर में एक चूहा हो, तो अल्बर्टा की चूहों की आबादी 2.1 मिलियन होगी। एआरसी रिपोर्ट के सह लेखक लैरी रॉय कहते हैं कि उन्हें लगता है कि यह उस समय का एक बहुत अच्छा, विश्वसनीय अनुमान था। वे कहते हैं कि चूहों जैसी आक्रामक प्रजातियों के आर्थिक प्रभाव का अनुमान लगाना मुश्किल है और अधिक सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए महंगे सर्वेक्षण कार्य की आवश्यकता होगी। यदि आप सामान्य परिमाण क्षेत्र में हैं, तो ये काफ़ी उचित है। वे कहते हैं, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि यह कार्यक्रम हर साल चूहों पर नियंत्रण में लाखों करोड़ों डॉलर बचाता है।
कस्तूरी चूहा एक काफ़ी बड़ा कृंतक है जो सर्दियों के दौरान बर्फ़ और बर्फ़ के 1 मीटर नीचे बर्फ़ के ठंडे पानी और लगभग पूर्ण अंधेरे में अपना भोजन ढूंढ सकता है। 19वीं शताब्दी में एक भूरे रंग के चूहे की नक्काशी, जिसे आम चूहा, सड़क का चूहा, सीवर चूहा, हनोवर चूहा, नॉर्वेजियन चूहा या घाट चूहा भी कहा जाता है। अल्बर्टा इन्वेसिव स्पीशीज काउंसिल की कार्यकारी निदेशक डेलिंडा रायसन का मानना है कि यह अनुमान के दायरे में है, लेकिन रूढ़िवादी हो सकता है। उदाहरण के लिए, स्थानीय वन्यजीवों पर संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करना कठिन है, जैसे अल्बर्टा के ज़मीन पर घोंसला बनाने वाले पक्षी, जिनके अंडे चूहों के लिए असुरक्षित होंगे। जब स्वास्थ्य की बात आती है, तो अल्बर्टा के लिए चूहे मुक्त होने का क्या मतलब है, इसका आकलन करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में पीएचडी उम्मीदवार केली बायस कहती हैं, जो शहरी चूहों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों का अध्ययन कर रही हैं। वह कहती हैं, कनाडाई लोगों के स्वास्थ्य पर चूहों के प्रभाव का वास्तव में कोई अनुमान नहीं है, और इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे पास इस पर कोई डेटा नहीं है। बायस वैंकूवर रेड प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही हैं, जो इस ज्ञान अंतर को पाटने की कोशिश कर रही है। क्या अल्बर्टा का अनुभव व्यापक दुनिया के लिए मददगार हो सकता है? आज के चूहे नियंत्रण प्रोजेक्ट में ज़्यादातर द्वीपों पर चूहों को घुसने से रोकने के बजाय उन पर जमी हुई आबादी को खत्म करना शामिल है। उद्देश्य भी अलग हैं। अल्बर्टा का कदम मुख्य रूप से आर्थिक था। मुझे लगता है कि दुनिया भर में बहुत से उन्मूलनों के पीछे लागत लाभ विश्लेषण निहित है, लेकिन इसे मापना बहुत कठिन है और अधिकांश मामलों में हम इसे वित्तीय दृष्टिकोण से नहीं बल्कि देशी वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कर रहे हैं, टोनी मार्टिन कहते हैं, जिन्होंने हाल ही में दक्षिण अटलांटिक में दक्षिण जॉर्जिया में चूहा उन्मूलन परियोजना का नेतृत्व किया था। वहां चूहों को हेलीकॉप्टर से गिराए गए चारे से जहर दिया गया, जिसकी लागत 10 मिलियन पाउंड थी। मार्टिन का काम काफ़ी हद तक दान से वित्त पोषित था। उनका कहना है कि उन्मूलन परियोजनाओं के लिए वित्तीय दृष्टिकोण लागू करने का मतलब ये हो सकता है कि काम करने के लिए पैसा अधिक आसानी से उपलब्ध है। उनका कहना है कि हालांकि दोनों परियोजनाएं बहुत अलग थीं, लेकिन अल्बर्टा ने जो हासिल किया है, उसके लिए उनके मन में बहुत प्रशंसा है। ये तथ्य कि उन्होंने दुनिया में हर जगह से इतना बेहतर प्रदर्शन किया है, बिल्कुल आश्चर्यजनक है। यह अद्वितीय है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है जिसे वे चूहों से मुक्त रखने में कामयाब रहे हैं, ये भूभाग का एक विशाल क्षेत्र है। उन्होंने सफल परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में जनभावना को उजागर करते हुए कहा, आपको इसे पूरा करने के लिए लोगों की रुचि और समर्थन की आवश्यकता है। कुछ लोगों का विरोध उन्हें पटरी से उतार सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लॉर्ड होवे द्वीप पर 20 साल के विवाद के बाद चूहों का उन्मूलन अभी शुरू हुआ है। न्यूजीलैंड का नाम भी चर्चा में है, जिसने अपनी जैव विविधता की रक्षा के लिए 2050 तक खुद को पेश किए गए शिकारियों से मुक्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की है। इस विचार की कई लोगों ने सराहना की है, लेकिन पहले से ही बहुत सारी आलोचनात्मक आवाज़ें हैं। अल्बर्टा में चूहे नियंत्रण पर ज़्यादा बहस नहीं होती। मैकेटिविश कहती हैं कि जब वे 2007 में वहां आईं, तो उन्होंने देखा कि लोग इस पर बहुत गर्व महसूस करते थे। ऐसा लगता था कि यह अल्बर्टा की पहचान से जुड़ा हुआ था। अल्बर्टा का निवासी होना ये जानना और इसमें भाग लेना था, वे कहती हैं। फिल मेरिल का कहना है कि जनता का समर्थन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के घर के आंगन में कोई संक्रमण होता है, तो हम तुरंत इसके बारे में सुनते हैं। हम जानते हैं कि लोग इसकी रिपोर्ट करेंगे। कुछ असहमत लोग भी हैं, जो पालतू चूहे पर प्रतिबंध का विरोध करते हैं। कुछ लोग कानून का उल्लंघन करते हैं और इसे बदलने के लिए 3 साल पुरानी याचिका है। और पालतू उद्योग के कुछ हिस्से जो सांप पालते हैं, चूहों को जमा कर रखना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत खुश हैं कि उन्हें चूहों से नहीं जूझना पड़ता। हमें कुछ पशु प्रेमी मिलते हैं जो सोचते हैं कि हम चूहों को परेशान कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक बहुत बढ़िया तर्क है। हम देशी चूहों से प्यार करते हैं, मस्करेट्स, पैकरेट्स। अगर वह बिना मनुष्य के पर्यावरण में रह सकता है तो बढ़िया है, लेकिन अगर उसे हमारा खाना, हमारा कचरा और हमारा आश्रय चाहिए, तो हम उसे नहीं चाहते। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।